नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त हम दिल्ली भाजपा कार्यालय में हैं और वो क्यों है सबको पता है, क्योंकि भाजपा ने ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली चुनाव में बहुमत हासिल किया है और 27 सालों के बाद सरकार बनाने जा रही है। हमारा कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और चूँकि हम लोग भाजपा कार्यालय में हैं तो वो खुशी भाजपा कार्यकर्ताओं में, भाजपा नेताओं में ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। भाजपा के लिए इस जीत के बाद चुनौतियां कितनी हैं? यमुना, महिला जी। पूर्वांचली, फ्री बिजली, फ्री पानी, आरएल जो सोसाइटी के लिए इन्होंने वादा किया है, जो प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर वादा किया है, ये चुनौतियां, इनको कैसे पूरा करना कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, जो चुनौती तो बहुत सारी हैं, क्योंकि जो संकल्प पत्र हमने देखा था कि 3 उनके चरणों में इन्होंने जारी किया, तो संकल्प पत्रों में वादों की भरमार है। और ख़ास बात ये है कि ये चुनौती तो है ही कि अपने वादे पूरे करने हैं, और एक और बड़ी चुनौती ये है कि दिल्ली में जो पिछले 11 साल से जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करना है। जो यहाँ पर चीज़ें बिगाड़ दी गई थी उनको ठीक करना है। जो बिगाड़ दी गई उनमें सबसे बड़ी चीज़ है वायु प्रदूषण, उसके अलावा है जल प्रदूषण। तो ये मुद्दा तो पूरी दिल्ली में रहा सर। जी बिल्कुल। पूरी दिल्ली में पीने की पानी की समस्या को लेकर जनता में ज़बरदस्त आक्रोश था। और हम तो कई विधानसभा क्षेत्रों में, खास करके आउटर दिल्ली में तो इतनी समस्याएं थी पानी को लेकर कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक ज़बरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा था। जी बिल्कुल। तो समस्याओं का अंबार तो था ही दिल्ली में, और जो दिल्ली की जो जनादेश आया है, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो वो यही है कि जनता ने जो वादा खिलाफी थी उसके खिलाफ वोट किया है। जनता ने जो कट्टर ईमानदार का दम भरते थे, वो जो चोला उतर गया, उसको देखकर वोट किया है। और जनता ने जो वोट किया है मोदी की गारंटियों पर यकीन करते हुए किया है, क्योंकि वो गारंटियां अन्य प्रदेशों में बीजेपी पूरा कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी सीटों का विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर हुआ होता तो शायद कुछ स्थिति कुछ सीटों पर अलग देखने को मिल सकती थी। लेकिन ये बहुत सारी सीटों पर ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस के जो जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने वोट काटे हैं, और वो टाइट हो गया ना। हरियाणा में कांग्रेस का खेल आपने बिगाड़ा, आपका खेल दिल्ली में कांग्रेस ने बिगाड़ दिया। जी, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ख़ास बात यह है कि इस चुनाव में जो मोदी की गारंटी थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की जनता को जो विश्वास दिलाया था कि जो इस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली की बात हो, मुफ्त पानी की बात हो, उनको बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको और कैसे उनका जो लाभ है कैसे और लोगों को मिले और ज़्यादा लोगों को मिले, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। ईमानदारी के साथ मिले, पारदर्शिता के साथ मिले, इसको देखा जाएगा। तो जनता ने देखा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनका एक रिकॉर्ड है गारंटियां पूरा करने का, और बिना भ्रष्टाचार के जो योजनाओं का जो लाभ है अंतिम पायदान तक खड़े लोगों तक पहुंचाने का, तो ये एक रिकॉर्ड है जिसके साथ जनता गई है। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें और देखने को मिली हैं कि जो चाहे हम यमुना की जो लोग कह रहे थे कि नहीं साफ़ हो सकती, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जो साबरमती रिवर फ्रंट का जो कायाकल्प किया, जिस तरीके से नर्मदा का पानी लोगों के घर तक पहुंचा और आज वहां पर हालात बदल चुके हैं पूरी तरीके से, तो एक वो सफल उदाहरण के तौर पर है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बड़ी योजना को सही से अंजाम दिला सकते हैं, तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार जैसा कि बीजेपी कहती है, तो डबल इंजन की सरकार अगर जब बन रही है तो जाहिर सी बात है कि यमुना की भी स्थिति सुधरेगी। चुनाव जीतने के साथ जो भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही थी, खास करके प्रवेश वर्मा की जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा, और जो दिल्ली बीजेपी के प्रभारी हैं उनकी प्रतिक्रियाएं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यमुना की सफाई है, और यमुना को लेकर हमने जो रिवर फ्रंट की बात की है वो है, और पहले ही कैबिनेट में इसको मंजूरी भी दी जाएगी। तो ये चीज़ें भाजपा ने बताना शुरू कर दिया कि हमारा लक्ष्य क्या है आगे। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर हम बात करते हैं, जब मैंने जैसा आपको गुजरात का उदाहरण दिया, तो आप गंगा की स्थिति देखिए, आप जाके देखिए पहले कानपुर में गंगा जी की स्थिति क्या थी, आज क्या है। प्रयागराज में आप देखिए कि गंगा जी कितनी साफ़ है, वहाँ पर अब तक 40 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं 13 जनवरी से जब महाकुंभ मेला शुरू हुआ था, और आज भी वहाँ पर साफ़ पानी है, कल कल करके जल बह रहा है। तो ये दिखाता है कि जो मोदी और योगी कहते हैं वो
करके दिखाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली के संकल्प पत्र में तमाम वादे किए हैं, उसको उन्होंने खुद कहा था कि ये पूरे होंगे, ऐसा उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था। और हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ऑडियो विजुअल कार्यक्रम के तहत जनता से सीधा संवाद किया। हम हैरान थे कि एक ऑटो रिक्शा वाले की उन्होंने हाथ के हाथ फ़ोन पर बात ही मान ली कि जो योजनाएं ऑटो रिक्शा वालों के लिए हैं वो दिल्ली के ई रिक्शा चालकों को भी मिलेंगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी तो जो बीजेपी अपने संकल्प पत्र में लेकर आई थी। और इस चुनाव में एक और ख़ास बात ये रही कि ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी का जो उभार हुआ था वो फ्री की रेवड़ियों को बांट कर हुआ था, लेकिन इस बार वो रेवड़ियों की रेस में पीछे रह गए, क्योंकि बीजेपी भी खूब सारी रेवड़ियाँ लेकर आई थी, कांग्रेस भी रेवड़ियाँ लेकर आई थी। हालांकि कांग्रेस की जो रेवड़ियाँ हैं उस पर लोग शक की निगाह से देख रहे थे, तो बीजेपी की रेवड़ियों पर ज़्यादा विश्वास कर लिया है। लेकिन चुनौतियाँ बहुत हैं। एक चीज़ और है सर, आपने कांग्रेस का जो जिक्र किया ना, तो इसलिए वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़े हैं और लगभग 3% का इजाफा हुआ है। और अगर कांग्रेस में कन्फ्यूज़न नहीं होता, वो राहुल गांधी की सभाएं होंगी फिर नहीं होंगी, 2-4-5 दिन तक वो तबीयत खराब था, क्या था वो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस अगर प्री प्लान होकर लड़ाई लड़ी होती तो शायद उसकी स्थिति 10% के ऊपर जाती। और ये दिलचस्प है क्योंकि खास करके मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की सीटों को आप देखिए तो वहाँ पे कांग्रेस लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। संदीप दीक्षित को लेकर जितनी उम्मीदें थी नई दिल्ली सीट पर, उस तरीके से वो उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए, लेकिन इतना तो है कि जो उनका काम था भाजपा के लिए उन्होंने कर दिया। वो भाजपा के एजेंट के तौर पर नहीं थे, मतलब उन्होंने स्वतंत्र लड़ाई लड़ी और अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन जितना वो मीडिया में देखे उतना ज़मीन पर नहीं था। लेकिन वोट काटने का काम तो उन्होंने आसानी से किया। जी, वोट काटने का काम आसानी से किया। सीटें उनकी आ सकती थी अगर वो राजनीति का अपना स्टाइल बदलें। हमने देखा कि राहुल गांधी ने यमुना की जो प्रदूषित स्थिति है उस पर बहुत शानदार वीडियो बनाया। हमने देखा कि दिल्ली में जो सीवरों का जो ओवरफ्लो है उस पर राहुल गांधी ने शानदार वीडियो बनाया। जी, तो वीडियो से आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, वोट नहीं मिलेंगे। तो आपको पहले ये देखना है कि हमको व्यूज़ लेने हैं या हमको वोट लेने हैं। वोट लेने के लिए आपको काम करके दिखाना होगा, और आप एंड टाइम पर अगर 4 दिन पहले प्रचार में उतरेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जी, कंफ्यूजन करना है नहीं करना है, क्या करना है। इंडिया गठबंधन वाले नेता अलग दबाव बना रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस ने साफ तौर पे कह दिया ना कि हम अपना दुकान थोड़ी बंद कर लेंगे। तो इसका मतलब ये तो है कि इंडिया गठबंधन के दबाव में फिलहाल कांग्रेस झुकेगी नहीं। जी, कांग्रेस झुकेगी नहीं, लेकिन वो गिरते गिरते अब शायद रुकेगी भी नहीं, क्योंकि अब हम देखें यही हाल उनका बिहार में होना। जब वहाँ पर सीटों का शेयरिंग का मामला आएगा तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के जो लड़ाई आपस में देखने को मिलेगी। इससे पहले मिली थी बिहार में जी, लेकिन इस बार जो खबरें आ रही हैं, लालू यादव पहले ही बोल चुके हैं कि 20 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे। 16 तो उनकी जीती हुई सीटें विधायक हैं, तो 20 अगर लालू यादव बोल रहे हैं तो 30 तक मैक्सिमम देंगे, क्योंकि इसके पहले जब बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई थी तो लालू यादव या आरजेडी का तमाम कार्यकर्ता ये लगातार बोलता था कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव या आरजेडी की सरकार नहीं बनी तो इसका बड़ा कारण जो है कांग्रेस है, क्योंकि 70 सीटों पर चुनाव लड़के सिर्फ 16 सीटें आई थी। जी, और ये एक अच्छी बात है इस बार का जो चुनाव परिणाम रहा। ठीक है कि बीजेपी की सरकार बन गई, आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, उसके शीर्षस्थ नेता हार गए, कुछ शिक्षा मंत्री फेल हो गए। तो ये जो चुनाव परिणाम है, चलो ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब तक ईवीएम पर किसी ने निशाना नहीं साधा है। चुनाव आयोग पर हमने देखा कि जितने राजनीतिक हमले खासतौर पर आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी पर कर रहे थे, उतने ही राजनीतिक हमले या शायद उससे ज़्यादा हमले निर्वाचन आयोग पर कर रहे थे। और जिस तरीके से निर्वाचन आयोग के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में एक अभियान चलाया जा रहा था, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और लेकिन चुनाव आयोग ने बड़ी संयमता के साथ, बड़ी सहजता के साथ आरोपों का जवाब भी दिया है और जो शिकायतें थी उनको भी दूर किया है। लेकिन ईवीएम पर अब तक निशाना नहीं साधा गया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो बयान जारी किया उसमें उन्होंने जनादेश को स्वीकार कर लिया। अच्छी बात है, आसानी से करेंगे। हाँ, इसकी कल्पना भी नहीं हुई थी। नहीं, उनको आसानी से करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि जो उनकी जो गुरिल्ला युद्ध टाइप की जो राजनीति है वो खत्म हो चुकी है। जनता अब लड़ाई झगड़े से नहीं चाहती है। पिछले 11 सालों से आपने देखा कि दिल्ली में एलजी और सीएम की लड़ाई होती थी। ये लड़ाई कोर्ट कचहरी तक जाती थी। ये लड़ाई, अब इस लड़ाई का जो फैसला है वो जनता ने कर दिया है। जनता की अदालत में फैसला हो चुका है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए शर्त लगाई थी, बंदिशें लगाई थी कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, और अब जनता की अदालत ने नई बंदिश लगाते हुए कहा है कि महाराज आप विधानसभा भी नहीं जा सकते। बिल्कुल, लेकिन सर अगर देखा जाए तो गोपाल राय, आतिशी और इमरान हुसैन, ये 3 बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के जो जीते हैं। इसके अलावा तमाम बड़े नेता, सौरभ भारद्वाज,
सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा कई और भी नाम हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा है। वोटिंग परसेंटेज तो उतना ही है, मतलब देखा जाए तो 44 अगर आम आदमी पार्टी को मिला है तो लगभग 47-48 बीजेपी के पास गया है, लेकिन सीटों में इतना अंतर नहीं, देखिए ये तो जो वोट परसेंटेज है इसका, ये सारा का सारा हमारा जो मैथ है, जो भी हमारी गणित है इसका, वो सारा का सारा सीटों पे ही है। अगर मान लीजिए कि आपका जो 44% आया है, आपका वो किसी सीट पर ज़्यादा आ गया है, कहीं कम आया, तो ये भी पूरे दिल्ली के टोटल प्रतिशत की बात हो रही है कि आपके पास कितना मत आया है। लेकिन बात होती है कि एक सीट पर आपको कितना प्रतिशत बहुमत मिला, कितना प्रतिशत वोट मिले हैं, और तभी सीटें कोई पार्टी जीतती है या हारती है। तो इसका सीधा सीधा गणित मतलब टफ फाइट था इसका मतलब। लेकिन केजरीवाल अब आगे क्या करेंगे? जी, देखिए केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है अब अपनी पार्टी को बचाने की है, क्योंकि विचारधारा वाली पार्टी है नहीं। जी जी जी। और दूसरा क्या है कि लोग जो उनके साथ जुड़े हैं वो सत्ता के लिए ही जुड़े थे। ऐसे कुछ लोग जो जीते हैं, जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, क्या वो इस पार्टी में बने रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। कितना भाव मिलेगा? जी, इंडिया गठबंधन में कितना भाव मिलेगा, और क्या अब जो इंडिया गठबंधन का पार्ट रहेगी भी आम आदमी पार्टी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्योंकि अब उसकी लड़ाई पंजाब में कांग्रेस से ही होनी है, तो इसलिए देखना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन का पार्ट रहती है आम आदमी पार्टी, या अपनी स्वतंत्र पहचान बनाती है जैसा कि उसने शुरू में किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि सत्ता में जब आप रहते हैं तब आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद आपसे लोग विमुख होने लगते हैं। तो लोगों को इकट्ठे रखना, पार्टी को बचाए रखना, और ये भी हमको देखना होगा कि जमानत पर हैं अरविंद केजरीवाल, वो बरी नहीं हुए हैं, तो क्या वो फिर वापस जेल चले जाते हैं? अगर वो वापस जेल जाते हैं तो क्या उनकी, जी बीजेपी ने कह भी दिया कि उनको जेल जाना होगा, तो क्या वो वापस जेल चले जाते हैं तो क्या उनकी पार्टी बचेगी? तो बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे लगता है जिसके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। पहली प्राथमिकता होगी अब। जी जी जी, अभी तो खैर पार्टी बचाना ही उनके लिए पहली प्राथमिकता है, क्योंकि चुनाव वो खुद भी हार चुके हैं और अब उनके पास समय ही समय नहीं। देखिए पंजाब में जाएंगे तो अच्छा, पंजाब में वैसे भी जिस तरीके का माहौल है तो वहाँ पर भी परिवर्तन होना है, और पंजाब जाएंगे तो उनकी जो सत्ता लोलुपता है वो एक बार फिर से प्रकट हो जाएगी। अब मुझे लगता है मिल्कीपुर पे भी हम, हाँ बिल्कुल मिल्कीपुर पर हम आएंगे, लेकिन एक उससे पहले छोटा सा सवाल एक आपसे कर लेते हैं कि भाजपा ने तो ये कह दिया ना कि हम 10 दिन तक फिलहाल बातचीत करेंगे और 10 दिन के भीतर हम मुख्यमंत्री कौन होगा, आपको क्या लगता है? देखिए अभी 10 दिन का समय लिया है बीजेपी ने, एक ही बार में ले लिया कि हाँ एक ही बार में ले लिया, क्योंकि अटकलें बहुत चलेंगी अभी नामों की, और ऐसे कई सारे नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की दौड़ में हैं। तो 10 दिन का समय ले लिया, और बीजेपी का आप देखेंगे अभी हाल के भी जो चुनाव है बीजेपी लगभग एक हफ्ता 10 दिन तक ले लेती है। तो यहाँ भी अगर 10 दिन ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और नाम तय करने में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो नाम ऊपर से आ गया वो उस पर सबकी सहमति बनेगी। बिल्कुल मिल्कीपुर, हाँ मिल्कीपुर में देखिए जो हुआ है, और ये अपने आप में ऐतिहासिक भी है, और जिस तरीके से बीजेपी को शानदार जीत मिली है वो दिखा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो एक गलत नैरेटिव चलाया गया था संविधान का हवाला देते हुए, जिस तरीके से लोगों को डराया गया था, लोग अब उस बात को समझ चुके हैं। जिस तरीके से बीजेपी को शानदार जीत मिली है वो ये दिखा रहा है कि जो योगी सरकार है या जो मोदी सरकार है, जो वहाँ पर काम हुए हैं उसको जनता उसको स्वीकार रही है, और जो वर्तमान शासन है उत्तर प्रदेश में उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रही है। विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए, चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए, फर्जी मतदान के आरोप लगाए, ईवीएम को लेकर उन्होंने कही चुनाव आयोग मर गया है, ऐसा अखिलेश यादव ने कह दिया। बहुत बड़ी बात थी कहना, लेकिन चुनाव में जनता ने जो मत दिया है, और ख़ास तौर पर अयोध्या को लेकर एक जो देश में माहौल बनाया गया था कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, उसके बावजूद वहाँ पर अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। लेकिन आज अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव जीतकर योगी मोदी ने एक संदेश दिया है कि अयोध्या के दिल में मोदी योगी हैं और मोदी योगी के दिल में अयोध्या है। काट का घड़ा बार बार नहीं चढ़ता। हाँ बिल्कुल। तो फिलहाल चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन दिल्ली की राजनीति दिलचस्प रहेगी 10 दिनों तक, और पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।